हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सीड को कैसे सो किया जाता है। तो इसमें 3 मेथड बताए थे, ट्रेडिशनल टूल्स, सीड ड्रिल्स एंड ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम सीड को सो करने की कोशिश करेंगे, उगाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इनके बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या मेथड होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं या इनके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ होता है। सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल टूल के थ्रू क्या क्या काम किया जा सकता है। तो ट्रेडिशनल टूल जो होता है वो एक इक्विपमेंट टाइप का होता है, जिसके ऊपर जो होता है वो फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है और जिसकी जो एंड होती है वो शार्प एंड होती है, जो कि फनल के थ्रू हम सीड डालते हैं और शार्प एंड के थ्रू जब सीड जो होता है वो बाहर आता है और वो मिट्टी के अंदर जाता है। तो ऐसे ही प्लांट को उगाने के लिए सीड का जो ट्रेडिशनल तरीका होता था वो ऐसे ही सीड को उगाया जाता था। तो मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, इसका ये कैसा दिखता है, ट्रेडिशनल टूल्स कैसे दिखते हैं, तो उसकी फिगर देख लेते हैं और फिर उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या काम कैसे किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो होता है फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये आदमी जो है इसमें बीज डाल रहा है और ये आदमी जो है इन बुल को आगे लेके जा रहा है। तो ये सीड डाल रहा है और इस पाइप के थ्रू सीड जो है वो मिट्टी में जा रहे हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज से पहले ये जानते हैं कि जैसे कि ये सीड जा रहा है और ये मिट्टी के अंदर ऐसे प्लांट उगाने में हेल्पफुल होता है। अब जानते हैं कि ट्रेडिशनल टूल्स इस तरीके से, इस इक्विपमेंट की हेल्प से हम प्लांटिंग तो कर रहे हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, मगर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो नीचे का फनल है, फनल का जो एंड है वो उससे बस एक बार में एक सीड उगाए जा सकते हैं, या अगर आपका फील्ड बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है सीड को उगाने के लिए। और दूसरा, ये लेबर इंसेंटिव्स प्रोसेस है, तो इसमें लेबर जो होता है, जो आदमी होते हैं वो बहुत सारे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड सेकेंड हो गया ये लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। सेकंड मेथड जो होता है वो सीड ड्रिल मेथड होता है। इसमें भी क्या होता है कि ऊपर का जो इक्विपमेंट होता है वो फनल टाइप का ही होता है, मगर जो नीचे के एंड्स होते हैं वहाँ पर एक एंड ना होते हुए बहुत सारे मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। सीड ड्रिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम सीड डालना शुरू करते हैं और यहाँ ओपनिंग्स जो दी गई हैं, यहाँ इसके थ्रू हमारे जो सीड्स होते हैं वो बाहर आते हैं। और ये जो होता है ये लेवलिंग करने के काम आता है। सीड्स के थ्रू जो सीड्स हैं वो यहाँ से निकल के सॉइल के अंदर जा रहे हैं, सॉइल को ऊपर से ये जो होता है वो कवर करते हुए चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीड जो होता है, इस इक्विपमेंट की हेल्प से सीड जो होता है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। और दूसरा, ये ये टाइम को भी मैनेज करता है, इससे बहुत सारे ओपनिंग है तो बहुत सारे सीड्स एक ही बार में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, और लेवलिंग भी कर रहा है, ये लेवल भी करता जा रहा है सीड्स को, जो सॉइल है उसको कवर भी करता जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हेल्पफुल है। सीड ड्रिल मेथड के कुछ एडवांटेज जैसे कि इसमें मेंशन है, इज शोन द सीड यूनिफॉर्मली। तो हम इसके एडवांटेज एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया था कि पहला एडवांटेज में ये मेंशन किया गया है कि जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ पे सीड्स जो होते हैं वो सो करने स्टार्ट हो जाते हैं। सीड ड्रिल की हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो पहला एडवांटेज यही है कि वो इक्वल डिस्टेंस में होता है और इक्वल डेप्थ में होता है। सेकंड एडवांटेज जो होता है वो कि जो सॉइल होती है वो बाद में पीछे की जो सॉइल होती है वो सीड जैसे अंदर सो हो जाता है, सीड जो होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसके बाद जो सीड ड्रिल की हेल्प से जो मिट्टी होती है वो सीड जो पहुंच गया है मिट्टी के अंदर उसको कवर भी करते हुए चलती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है। और थर्ड एडवांटेज ये बोल सकते हैं कि ये टाइम को सेव करता है और इतने ज़्यादा इसमें लेबर्स नहीं चाहिए होते हैं। थर्ड होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं कि कुछ सीड्स जो होते हैं उनको प्लांट्स में बनने में हेल्प करते हैं, मगर वो सीधे डायरेक्ट जो फील्ड होता है उसमें नहीं उगाए जाते हैं। नर्सरी होती है, नर्सरी ये बोल सकते हैं कि एक स्मॉल फील्ड होता है, उसमें उसमें जो इनके जो सीड्स होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए गए हैं पैडी, टमाटो, ऑनियन, इनके जो सीड्स होते हैं वो पहले सबसे पहले हम नर्सरी में उगाते हैं। जब वो प्लांट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सैपलिंग टाइप के बन जाते हैं, उनको फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक्चुअल फील्ड में, जो जहाँ पर हमको उगाना है उस फील्ड में हम दोबारा उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है, ये किया जाता है पैडी, पैडी मतलब राइस, टोमेटो और ऑनियन में। ट्रांसप्लांटेशन के जो एडवांटेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जो ये जो होता है सीड्स को सैपलिंग में कन्वर्ट करने के बाद उनको एक्चुअल फील्ड में उगाया जाता है। तो जो कि हेल्दी सैपलिंग्स होती हैं उन्हीं को उगाया जाता है एक्चुअल फील्ड में, जो अनहेल्दी होती हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है ट्रांसप्लांटेशन का। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, ये पॉइंट वही बताता है। ये जो फार्मर है ये ट्रांसप्लांटेशन ही कर रहा है, ये पैडी क्रॉप उगा रहा है, तो इसने सबसे पहले जो सीड्स हैं उनको सैपलिंग में कन्वर्ट किया होगा, वो अपनी नर्सरी में किया होगा, और उन सीड्स को जब वो सैपलिंग में कन्वर्ट हो गए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको फिर ये अपने एक्चुअल फील्ड में उगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके दूसरे एडवांटेज, अदर एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि आगे इस ट्रांसप्लांटेशन के और एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो सेकंड एडवांटेज हमारा ट्रांसप्लांटेशन का कुछ ये है कि इक्वल स्पेसिंग मिल जाती है, हर प्लांट को एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में उगाया जाता है, क्योंकि ये मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। जो इंसान इसको उगा रहा है वो इक्वल डिस्टेंस में उगाने की कोशिश करता है, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है। इस स्पेसिंग की वजह से क्या होता है कि हर प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और वाटर जो होता है जो कि सॉइल प्रोवाइड करता है वो भी इक्वल अमाउंट में मिलता है। हर प्लांट को इक्वल अमाउंट में हर चीज़ मिलती है। अब पढ़ते हैं हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने जाना था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जाना था वो हमने जाना था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे तैयार करते हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि सिलेक्शन ऑफ द सीड, कौन से सीड को उगाना है, वो सेकंड पॉइंट था हमारा। और थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समय के साथ जो सॉइल के अंदर कम होते चले जाते हैं, उनको फिर दोबारा हम रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, दोबारा हम कैसे ला सकते हैं, तो आप उसी के बारे में जानेंगे।
रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से वो एक ही क्रॉप को बार-बार एक ही फील्ड में उगाते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। वो अपने प्रॉफिट के लिए वो सॉइल में क्या डिप्लीशन हो रहा है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है भी कि नहीं है, उसकी चिंता ना करते हुए वो सॉइल से अपना एडवांटेज बनाते रहते हैं, इकोनॉमिक रीज़न लेते रहते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देखते रहते हैं वो अपना। तो वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही प्लांट्स को फार्मर्स बार-बार एक ही फील्ड में उगाते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। उससे क्या होता है जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है और उनको फिर से दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए 2 मेथड इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल मेथड और सेकंड होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो नेचुरल मेथड। ऐसे कौन-कौन से नेचुरल मेथड हो सकते हैं जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से दोबारा ला सकते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल मेथड में होते हैं फैलोइंग, सेकंड होता है क्रॉप रोटेशन एंड थर्ड होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो तीनों ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फैलोइंग जिसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहला होता है फॉलोइंग जिसे बोलते हैं कि कुछ कुछ सालों के लिए या कुछ सीजन के लिए वो जो लैंड होती है जिसमें हम एग्रीकल्चर ईयर आफ्टर ईयर कर रहे होते हैं वो ना करते हुए हम कुछ सालों के लिए उस लैंड को छोड़ देते हैं, उस पर कुछ भी उगाते नहीं है। तो इससे क्या होता है धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिप्लीट हो चुके होते हैं वो फिर से आ जाते हैं, वो फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये होता है नेचुरल मेथड। इसमें हम कुछ भी बाहर से नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी सॉइल को बाहर से नहीं दे रहे होते हैं, मगर जो लैंड होता है उसको कल्टीवेट नहीं करते हैं, उसको अनकल्टीवेट रहने देते हैं कुछ सालों के लिए, या ये बोल सकते हैं कि हम कुछ सीजन के लिए उसको अनकल्टीवेटेड छोड़ देते हैं। तो अपने आप ही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के रिप्लेनिश हो जाते हैं। सेकंड मेथड जो होता है क्रॉप रोटेशन मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि ईयर आफ्टर ईयर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। तो इसमें हर साल या हर सीजन में बोल सकते हैं कि अलग ही क्रॉप उगाए जाते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन मेथड होता है कि हर साल सेम फील्ड में अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाया जाता है। जैसे इस साल हमने गेहूं उगाया तो अगले साल हम कुछ और उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे। तो इससे क्या होता है जो पिछले साल न्यूट्रिएंट्स जो डिप्लीट हो गए थे, कम हो गए थे या डिफिशिएंसी आ गई थी सॉइल के अंदर, वो अब फिर से रिप्लेनिश हो सकते हैं और अगले साल जो प्लांट्स हमने उगाए हैं उनको शायद पहले साल में जो प्लांट्स उगाए थे उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होंगे। तो इससे जो पहले साल में न्यूट्रिएंट्स कम हुए थे वो सेकंड ईयर में अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाएंगे और फिर सेकंड ईयर में जो क्रॉप्स उगाए गए हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्रॉप्स थर्ड ईयर में नहीं उगाई जाती हैं। तो ऐसे करते करते ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अपने आप को खुद रिप्लेनिश करते रहते हैं। तो ये भी एक नेचुरल तरीका होता है, इसमें भी हम कोई बाहर से एक्सटर्नल चीज़ नहीं डाल रहे होते हैं। थर्ड मेथड जो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं एक ही बार में सेम फील्ड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा देते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से काम किया जाता है कि यहाँ पर हमने कोई क्रॉप उगाई तो क्रॉप नंबर 1 जो अब यहाँ पर उगाई है तो यहाँ पर क्रॉप नंबर 2 उगाई एक ही फील्ड में, फिर हमने क्रॉप नंबर 1 को उगा दिया, फिर हमने क्रॉप नंबर 2 को उगा दिया। ऐसे करते करते हमने पूरे फील्ड में क्रॉप 1 और 2 को अल्टरनेटिवली उगाते गए। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप 1 को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्रॉप 2 को नहीं चाहिए होते हैं, ऐसा सिलेक्शन किया जाता है। और जो क्रॉप 2 को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्रॉप 1 को नहीं चाहिए होता है। इससे भी रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक नेचुरल तरीका है जिससे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं होता है। अब सेकंड मेथड क्या बता सकते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोब्स। तो इसमें क्या कहते हैं मैन्योर्स को कैसे तैयार किया जाता है। कंपोस्टिंग एक तरीका होता है, इसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और माइक्रोब्स की हेल्प से उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है और इसको ही मैन्योर बोलते हैं। इस मैन्योर को हम प्लांट्स में जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं प्लांट्स को। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिच होते हैं वन और मोर न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। ऐसे न्यूट्रिएंट्स में ये केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, अमोनियम फोस्फेट। ये कुछ एग्जांपल हैं फर्टिलाइजर्स के। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इजीली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैन्योर को डालने से प्लांट्स के अंदर। तो एनहेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, पहला एडवांटेज यही होता है। मेक द सॉइल पोरस, ये सेकंड एडवांटेज होता है। थर्ड एडवांटेज जो होता है सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को ये ग्रो करने में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फोर्थ एडवांटेज ये होता है कि इंप्रूव करता है सॉइल का जो टेक्सचर होता है, कलर होता है, जो टेक्सचर जिसे बोलते हैं वो इंप्रूव करता है। पाइप जो होता है वो सॉइल में ह्यूमस जो होता है वो मैन्योर ऐड करने का हेल्प करता है। वैसे ये फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेज जो होते हैं फर्टिलाइजर्स के उनके बारे में जानते हैं कि अगर फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो क्रॉप की जो यील्ड होती है, क्रॉप जो होते हैं वो इंक्रीज जरूर होते हैं, मगर इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जब करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा में होता आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी तक, ये फर्टिलाइजर का वहाँ पर ओवर यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है जब फर्टिलाइजर जब वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं तो ये जब पानी के थ्रू जब वाटर बॉडीज में पहुँचते हैं, जैसे रिवर्स और लेक्स में पहुँचते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। इससे क्या होता है कि नॉट ओनली इट इन्फेक्ट टू ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमन बींग्स, इट ऑल्सो अफेक्ट एक्वाटिक एनिमल्स। तो जो लोग रिवर से पानी पीते हैं या कहीं किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो इन फर्टिलाइजर का नेगेटिव इफेक्ट वहाँ देखने को मिल सकता है कि ये ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या अदर एनिमल्स को भी हार्मफुल अफेक्ट करते हैं। तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, ये इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर का।
फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉल्युबल तो होते हैं पानी के अंदर, मगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये इजीली सॉइल के साथ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, सॉइल के साथ इजीली मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ये भी फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज है। ये सेकंड डिसएडवांटेज है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड एंड यूज ऑफ मैन्योर शुड बी प्रोमोटेड। तो एक्सेसिव यूज से थोड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है तो वो जैसे कि पता चल गया है हमको, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, उस जगह हमें मैन्योर्स का हम एक्सेसिव यूज करेंगे तो उससे उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, डिसएडवांटेज नहीं होता है उसका। तो हमें मैन्योर को यूज़ करने को एनकरेज करना चाहिए, वहीं पर फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ को रोकना चाहिए। अब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, इरिगेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स जो है इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सेकंड सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स होता है, थर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल होता है, फिर होता है फोर्थ पॉइंट जो होता है इरिगेशन। अब हमने ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इरिगेशन क्या होता है।